नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे समय सीमा पर रार, सियासत जोरदार। जी हां, समय सीमा पर रार, सियासत जोरदार, ये हम क्यों कह रहे हैं? तो भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन फेज 2 की समय सीमा में बड़ा बदलाव किया। राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद, जिनमें बूथ बीएलओस की कमी का मुद्दा प्रमुख था, आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन को अब आगे बढ़ा दिया है, यानी कि 7 दिन एक्सटेंड कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। समय सीमा पर रार, लोकतंत्र के ऑपरेशन में डेडलाइन एक्सटेंडेड। क्या बीएलओ की कमी से अटकेगी वोटिंग लिस्ट? वोटर लिस्ट में नाम कटने का डर। ईसी ने क्यों बदला एसआईआर का पूरा शेड्यूल? एसआईआर की बड़ी डेडलाइन, क्या समय पर पूरा हो पाएगा काम? आगरा में डीएम एक्टिव तो बांदा में खाली कंट्रोल रूम। ड्राफ्ट रोल अब 16 दिसंबर को। क्या दलों की शिकायत थी सही, नहीं मिल रहे बीएलओस? भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन फेज 2 की समय सीमा में बदलाव किया है। राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद, जिनमें बूथ बीएलओस की कमी का मुद्दा प्रमुख था, आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन को 7 दिन आगे बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि ड्राफ्ट वोटर रोल अब 9 दिसंबर की बजाय 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची अपडेट का काम, जो पहले 4 दिसंबर तक पूरा होना था, अब 11 दिसंबर तक चलेगा। 21 साल बाद फिर से शुरू हुई स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में अभियान मोड पर चलाया जा रहा है। ताज नगरी आगरा में जिला अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी एसआईआर अभियान को लेकर पूरी तरह एक्टिव हैं। वह स्वयं मोहल्लों और कॉलोनियों में जाकर लोगों से एसआईआर फॉर्म भरने की अपील कर रहे हैं। डीएम रोजाना बीएलओ से फीडबैक भी ले रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएलओ और इस बार एसआईआर प्रक्रिया में लगाए गए लेखपाल घर घर पहुंचकर लोगों को फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं, जिससे नागरिकों को ये प्रक्रिया आसान लग रही है। हालांकि लेखपालों ने इसे अतिरिक्त जिम्मेदारी पर अपनी चिंता जाहिर की है। आज हरिपर्वत नगर क्षेत्र में बूथ नंबर 295-296 आगरा नॉर्थ कॉम्पोजिट स्कूल में आज जो पोलिंग सेंटर भी है एंड आज हेल्प डेस्क खोला गया है। उसके अतिरिक्त इस एरिया में बीएलओ, दोनों बीएलओ से मिले थे। मिलने के बाद कुछ बीएलओ द्वारा अवगत कराया गया कि जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसको अभी कुछ लोग 4/12 का वेट कर रहे हैं, 4 दिसंबर 2025 का वेट कर रहे हैं। अभी वो टाल रहे हैं देने से। तो सभी से मेरा अपील है, इसके संबंध में घर भी गया था, 2 घर गया था। 2 घर में जाने के बाद दोनों घर का मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि अब तत्काल भर के दे दे, 4/12 वेट ना करें, क्योंकि बीएलओस को डिस्चार्ज करने में भी समय लगता है। मैं मतदान केंद्र पर आज आया तो पता लगा कि कुछ लोग जो है ये फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं। उसका कारण है वो 4/12 तक इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन यहाँ डीएम साहब मुझे मिले, उनसे बात करने के बाद पता लगा कि हमको ये फॉर्म अभी जमा करने चाहिए। लेट करने से हमारा कोई लाभ नहीं है। मेरा अनुरोध है सभी भाइयों से कि वो तुरंत अपने फॉर्म जो है बीएलओ के पास जमा कराएं। वहीं बांदा में एसआईआर को लेकर उस समय हड़कंप मच गया जब चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त अजीत कुमार ने अचानक बांदा सदर तहसील के एसआईआर कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम लगभग खाली पाया गया। वहां केवल 2 महिला लेखपाल फॉर्म गिन रही थी और डिजिटलाइजेशन का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। आयुक्त ने इस अव्यवस्था पर एसडीएम बांदा सदर को कड़ी फटकार लगाई और प्रगति न दिखने पर कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली। वहीं दूसरी तरफ तहसील पैलानी में व्यवस्था बेहतर मिली।
जहां 10 कर्मचारी डटे थे और 2000 से अधिक फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके थे। आयोग ने इसे लोकतंत्र का ऑपरेशन बताते हुए अधिकारियों को बेदाग वोटर लिस्ट बनाने का लक्ष्य दिया। इन सब के बीच सवाल बड़ा है, लोकतंत्र के ऑपरेशन डेडलाइन एक्सटेंड तो कर दी गई है, लेकिन क्या बीएलओ की कमी से एक बार फिर अटकेगी वोटिंग लिस्ट? क्या दलों की शिकायत सही थी कि बीएलओज नहीं मिल रहे और एसआईआर की बड़ी डेडलाइन से क्या समय पर काम पूरा हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। तो लोकतंत्र के ऑपरेशन में डेडलाइन को एक्सटेंड तो कर दिया गया है, लेकिन मौजूदा वक्त में कई ऐसे सवाल हैं जो मुबाहे साफ तौर पे खड़े हुए हैं। वो सवाल जो हमने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से चुनाव आयोग को लेकर साफ तौर पे पूछ रहे थे और ये बात कही जा रही थी कि बीएलओ की कमी है और ये बात कही जा रही थी कि प्रक्रिया दबाव में चलाई जा रही है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो तस्वीर निकल कर आ रही है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बीएलओ की कमी का मुद्दा जो है वो साफ तौर पे देखने को मिला। अब ये हो गया है कि लेखपाल तक को लगाना पड़ गया है और ये भी देखने को मिल रहा है कि वेतन की बढ़ोतरी भी साफ तौर पे करनी पड़ रही है कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो और डेडलाइन को बढ़ाकर अब 7 दिन और ज्यादा कर दिया गया है। और इन सब के बीच सवाल बड़ा ये है कि एसआईआर की बड़ी डेडलाइन क्या समय पर काम को पूरा कर पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। आगरा की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि आगरा में तो डीएम एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं बांदा में कंट्रोल रूम खाली पड़े हुए हैं। अगर कंट्रोल रूम खाली पड़े रहेंगे तो कैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी, ये भी अपने आप में बहुत सवाल हो जाता है। फिलहाल क्या दलों की शिकायत सही थी बीएलओ को लेकर, कमी को लेकर, यह अहम सवाल है। इसी के इर्द गिर्द आज हम बात करेंगे। माफी चाहता हूं। और आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हमारे साथ है। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुमताज आलम समाजवादी पार्टी के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है मुमताज आलम जी। दीपचंद राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है दीपचंद जी। मोनिका शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। और भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, तो सीधे रुक करते हैं भगत सिंह की तरफ। भगत, बांदा की तस्वीर आपने दिखाई जहां पर हम देख रहे हैं कि कंट्रोल रूम जो है वो खाली पड़े हुए हैं, 2 महिला लेखपाल फॉर्म गिन रही हैं, डिजिटलाइजेशन का कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं है। क्या तस्वीर बांदा की है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, मैं चाहूंगा बताएं। जी आदि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने दिखाया था कि यहाँ पर जो आयुक्त है चित्रकूट धाम मंडल अजीत कुमार, उन्होंने यहाँ पर आकर के कार्रवाई की है, वहां जा करके देखा है खाली पड़े थे। लेकिन उनकी कार्रवाई के बाद, उनके इस एक्शन के बाद, जिलाधिकारी बांदा जो जे रिवा है, उनके एक्शन के बाद बांदा में बहुत कुछ सुधार देखा गया है। हालांकि काफी कुछ है, अब लगभग 55 से 60% कार्य पूरा होने की कगार पे है, लेकिन वो कार्य भी बहुत डिस्टर्बिंग है। देखा जाए तो अधूरे फॉर्म भर के भेजे जा रहे हैं। अब बीएलओ अपनी जान बचाने के लिए पूरी जानकारी न मिलने के बाद या मतदाता नहीं मिलने के बाद जो फॉर्म है, उन फॉर्म में उनका डिटेल 2025 की मतदाता सूची से भर करके जमा किए दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब नोटिस आएगी तब नोटिस में इस बात को देखा जाएगा और अपना जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर जवाब देने की स्थिति कब आएगी ये कह पाना मुश्किल है। अभी हमारे साथ एक मतदाता है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दीक्षित। दीक्षित जी, क्या दिक्कतें आ रही है? यहाँ 7 दिन का एक्सटेंशन हुआ है, क्या 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा? या अब ये बताइए कि हम जैसे पढ़े लिखों के साथ भी अभी बीएलओ आए हैं, बीएलओ एक दिन घर में फार्म दे गए हैं और वो हमें नहीं बताया गया कि फार्म कैसे भरना है, फार्म कैसे भर के देना है। अब हम लोगों जैसे पढ़े लिखे लोगों ने जब फार्म अभी भर के नहीं दिया है, बीएलओ नहीं आया है, तो बताइए संभव जो आम अनपढ़ व्यक्ति है, गाँव में है, वो कैसे अपना काम पूरा कर पाएगा? और 7 दिन तो उन्होंने ऐसे दे दिए हैं कि अब ये बताइए, जब इतने दिनों में 50% काम पूरा हुआ है तो 7 दिन में कैसे काम आगे का 50% पूरा हो जाएगा? नहीं, अगर सरकार ने बीएलओ पे जो दबाव बना रहे थे, तमाम बीएलओ ने सुसाइड किया। अभी हाल में ही पड़ोसी जनपद में फतेहपुर में लेखपाल ने सुसाइड किया। क्या ये एक्सटेंशन
इसके कारण हुआ है। देखिए, जब आप काम का प्रेशर देंगे, आपके पास कर्मचारी कम है और प्रेशर आप ज्यादा देंगे, तो स्वाभाविक है प्रेशर में लोग आत्महत्या भी करेंगे, हार्ट अटैक भी होगा और मरेंगे भी। तो इसके लिए फुल समय देना चाहिए। और ये आपकी जनता है, अगर एसआईआर में कुछ लोग रह गए तो वो आपके ही तो लोग हैं। और क्या चाहते हैं कि आपके ही लोग विदेशी हो जाएं, हैं? जी मैं जिस तरीके से इनका रिएक्शन आया है, जनता परेशान है। जनता का कहना है कि बीएलओ फॉर्म दे गए हैं, एक हफ्ता हो गया है, अभी बीएलओ नहीं आए हैं। अभी अगर बात करें तो उनसे बीएलओ ये घर घर जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बीएलओ 3 बार जाने की जगह एक बार ही फॉर्म दे करके अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो फॉर्म लेकर के बिना पूरी जानकारी के भरे हुए फॉर्म को भरा जा रहा है। हालांकि बांदा में जिलाधिकारी की सक्रियता और यहाँ जो अधिकारियों में दबाव है, उसके बाद काफी कुछ सुधार हुआ है। लेकिन ये सुधार क्या 7 दिन में पूरा हो पाएगा, ये तय पाना अभी मुश्किल है। बड़ी बात आपने भगत, बड़ी बात आपने साफ तौर पे कही। मैं आऊंगा आपके पास। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। विवेक जी, समय सीमा पर जो रार देखने को मिल रही, डेडलाइन को लेकर, उस पर सियासत भी जोरदार है। कई याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई, तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से और तमाम जगहों से, जिस पर सुनवाई हो रही है। लेकिन इन सब के बीच मौजूदा वक्त में जो तस्वीर निकल कर आ रही है, डेडलाइन को जो एक्सटेंड किया जा रहा है, और जो बात विपक्ष साफ तौर पे कहता रहा कि भाई बीएलओ की कमी है, दबाव है, कई लोगों की दबाव के कारण मौतें भी सामने देखने को मिली हैं, जिसको कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है ये हत्या एक तरह की है। तो मौजूदा वक्त में क्या आपको लगता है कि एसआईआर की बड़ी डेडलाइन क्या समय पर काम पूरा होगा, जिस तरह से डिफेंड खासकर बीजेपी कर रही थी? विवेक श्रीवास्तव। देखिए आरिश जी, बीजेपी को इसमें डिफेंड करने का कोई औचित्य नहीं है। ये चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव आयोग ने एक समय सीमा तय की थी, उसको लगा कि नहीं, उसका कार्य इतने समय सीमा में पूरी तरह पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो उसने अपनी सुविधा के अनुसार समय बढ़ाया है। और ये सबके लिए अच्छा है। लोग लगे हुए हैं, एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। जहाँ कहीं कमियां हैं उसकी आप स्वयं बता रहे हैं, अधिकारी जांच कर रहे हैं, पेज कसे जा रहे हैं। सबका लब्बे लुआब यह है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। एक आदमी 4 जगह से, या जो मर गए उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है, जो देश विदेश चले गए उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो घुसपैठिया मतदाता सूची तक घुस गए हैं उनको भी चिन्हित करके भारत के नागरिकों में से मतदाता सूची बननी चाहिए। ये तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आप ही आए थे डिबेट में और आप ये बात कह रहे थे कि नहीं, बीएलओ की कमी नहीं है, चीजें आसानी से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो दिक्कत आ रही है, जहां पर लेखपाल तक को काम करना पड़ रहा है, डबल वेतन बढ़ाना पड़ रहा है, ये स्थिति जो सामने निकल कर आ रही है, उस पर भी तो कहना पड़ेगा ना सर। देखिए लेखपाल आरिश जी ऐसी कड़ी है कि बिना उसके कोई कार्य नहीं होता। चाहे चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की रैली हो, कोई कार्य बिना लेखपाल के संभव होता नहीं है। जब आप तहसील स्तर पे इस विषय को देखने की कोशिश करेंगे तो लेखपाल सत्ता तंत्र की वो कड़ी है कि जिसके बिना कोई काम नहीं होता। चाहे बूथ पे, जो जब मतदान होता है, बूथ पे बैरियर लगाने से लेके, कक्ष संख्या से लेके स्टिकर लगाने तक का काम, सारी चीजें लेखपाल की ही देखरेख में होती है। तो ये कहना कि लेखपाल को लगाना पड़ा, लेखपाल उस प्रक्रिया से कहीं बाहर नहीं था। लेखपाल पहले भी लगा था, बीएलओ सब थे, बीएलओ की संख्या में कहीं कोई कमी नहीं थी। स्थिति ये है कि जहाँ कम वहाँ हम वाली स्थिति है, तो वो लोग अपना एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि बीएलओ की कमी नहीं है, आपका ये कहना है कि बीएलओ की कमी नहीं है? बीएलओ की कमी कैसे हो जाएगी? सारे बीएलओ पहले से तय है, तो कमी कहाँ से हो जाएगी? मतदाता सूची उत्तर प्रदेश में विधानसभा वार सबसे बड़ी होती है। यहाँ एक विधानसभा में मिनिमम 3.5 लाख होते हैं, मैक्सिमम 5.5 लाख तक के मतदाताओं की विधानसभाएं। एक बीएलओ को 1100 मतदाता मैक्सिमम है, इससे ज्यादा किसी बीएलओ के उस पे नहीं है जिम्मेदारी पे। फार्म उनको 200, 225, 250 घर ही बांटना है।
एक घर में औसतन 4 वोट, 5 वोट, 6 वोट होते हैं। इन एवरेज निकालेंगे तो 5 ही निकलेगा, इससे ज्यादा घर जाना नहीं है। एक घर में 5, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 7 फार्म देके वापस उनको भरवा के लेना है। बहुत बड़ा टास्क है नहीं। तकनीकी कारण, तकनीकी जानकारी की समस्या जो इस तरह से आप जिसको उठा रहे हैं बार बार, ठीक, फार्म भरवा के लेना, उसको डिजिटलाइज करके भेज देना है। बाकी छटाई 2003 के डाटा से निर्वाचन कार्यालय में होनी है। बीएलओ उसमें कहीं प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो एक सवाल मेरा फिर ये बन जाता है कि आखिर एसआईआर को लेकर ईसी ने पूरा शेड्यूल क्यों बदला? जब आपने कहा कि नहीं, बीएलओ की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर शेड्यूल क्यों बदला गया? ये 7 दिन क्यों बढ़ाया गया? या आगे और भी बढ़ाया जा सकता है? भाई देखिए, ईसी को अपने अधिकारियों से रिपोर्ट मिली होगी कि भाई देखिए इतने जल्दी है, तो अपनी कर्मचारियों की सुविधा के लिए ईसी ने इस डेट को बढ़ाया है। ईसी का दिशा निर्देश है। ईसी को लगा, इलेक्शन कमीशन को, कि इस तय समय सीमा के अंतर्गत ये सूची नहीं पूरी हो पाएगी, तो उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार कर्मचारियों की डेट बढ़ाई है। इसको इस तरीके से लेना साहब, बीएलओ का में कौन सा बूथ बिना बीएलओ के है? आप बता दीजिए। कोई बूथ बिना बीएलओ के नहीं है। कोई सब पे बीएलए बने हुए पार्ट हमारे यहाँ से। ठीक, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आऊंगा आपके पास। समाजवादी पार्टी के नेता मुमताज आलम जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मुमताज आलम। आप किस तरह से देखते हैं जो ऑपरेशन लोकतंत्र के ऑपरेशन डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है, जो समय सीमा को बढ़ाया गया है? हमने देखा कि विपक्ष हमेशा से कहता रहा कि भाई दलों की ये शिकायत रही कि बीएलओ की शिकायत हमेशा से रही कि कमी की बात कही, और एक कहा गया कि हड़बड़ी और जल्दबाजी में ये प्रक्रिया हो रही है। अब जबकि एसआईआर की डेडलाइन को 7 दिन बढ़ाया गया है, ड्राफ्ट रोल अब 16 दिसंबर को होगा, इसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? आरिश भाई, आज उत्तर प्रदेश के अंदर एसआरआई को लेकर वो हालात हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं लगभग 10-12 दिन 15 दिन से जमीन पर रहकर काम कर रहा हूँ। ना मुझे सोने का पता है ना जागने का। ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ वोट चोरी का तरीका है। इन्हें वोट चोरी करने और गरीब, मजदूर और पिछड़े वर्ग की वोट काटने का तरीका इन्होंने निकाला था। लेकिन हमने जो फील्ड में जाकर देखा है आरिश भाई, क्या देखा आपने? बूथ नंबर समेत बता सकता हूँ, जिला बता सकता हूँ, नगर पंचायत बता सकता हूँ। वो कुछ जातियां ऐसी हैं जहां बीएलओ ने वो वोट तो बांट दी है, वोट भी नहीं, वो पर्ची भी नहीं बांटी, वो भी जो मिला उसे दे दी। एक मोहल्ले की पर्चियां एक आदमी को दे दी, और देने के बाद में ऐसे से गरीब और अनपढ़ आदमी हैं जो बेचारे अपनी पर्ची नहीं फॉर्म नहीं भर सकते, अपना फॉर्म जमा नहीं कर सकते, अभी घर लिए हुए बैठे हैं। और मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, लगातार बीएलओ पर दबाव है कि 30 तारीख तक, आज तक के लिए कहा था कि जितने आप फॉर्म अपलोड कर दिए इतना छोड़िए, बाकी को शिफ्टेड दिखा दीजिए। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल में बता रहा हूँ, उन पर दबाव था, क्योंकि उन पर ऊपर से दबाव है। वो जिलाधिकारी बार बार कह रहे हैं संख्या बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ। तो इतना बुरा हाल है, सिर्फ इसके लिए वोट चोरी का ही ये एक इनका तरीका है। रही बात इनके टाइम बढ़ाने की, इस एक हफ्ते का टाइम बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। हालात बहुत खराब हैं। लगभग 1 महीने का समय बढ़ना चाहिए। 16 बीएलओ ने अपनी जान दे दी है, कई पटवारियों ने भी अपनी जान दे दी है। एक पटवारी की शादी थी, लेखपाल की शादी थी, उसने शादी से 2 दिन पहले जहर खा के अपनी जान दे दी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इन्हें ये समय बना देना चाहते हैं, और पिछड़े वर्ग की, दलित की और मुस्लिम की वोट किसी भी तरीके से वोट चोरी करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम इनका बिल्कुल फेल हो चुका है। हम लोग जमीन पर लेकर मदद कर रहे हैं लोगों की। समाजवादी पार्टी जितनी हो सकती है मदद कर रही है और आगे मदद करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपचंद राठौर हैं। दीपचंद जी, किस तरह से देखते हैं चुनाव आयोग के इस फैसले को, और साथ ही साथ जिस तरह से मुमताज आलम जो बात एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कह रहे हैं? एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो खामियां हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया से संतुष्ट है या नहीं है? आदरणीय आरिफ जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो यह जो एसआईआर चला रहा है, चुनाव आयोग चला रहा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको चला रही है, और लोकतंत्र का सीधा सिद्धांत है जो भी
बालिग नागरिक है, उन सभी को वोट होने चाहिए और मतदान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो चुनाव आयोग का प्रयास होना चाहिए कि वो सूची में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और मतदान ज्यादा से ज्यादा किया जाए। और यही प्रयास सभी पॉलिटिकल पार्टी का भी होना चाहिए। कोई वोट कटे ना, जो जायज वोट है या वैलिड वोट है वो सभी रखे जाए। जब हम आरोप लगाते हैं या कोई हम सुधार की बात करते हैं तो आगे उछल के भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं, ये ऐसा यार भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है, तो बीजेपी को तो हमारे साथ में रहकर सुर मिलाने चाहिए। अरे भाई आप 7 दिन क्यों, हम तो कह रहे हैं आप 6 महीने बढ़ाइए ना, कहाँ तकलीफ आ रही है आपको। आज आप देखिए इसी एसआईआर के अंदर जो आपने जो ब्यूरो लगाया, जो 27 लोगों की जान चली गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनको बताया गया, उनके परिवार से हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि उनको मानसिक दबाव दिया गया, मानसिक प्रताड़ना की गई। तो आप बोलोगे 7 दिन के अंदर आप कैसे डाटा पूरा कर लीजिएगा, बताइए मुझे। और विवेक भाई जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बीएलओ की कमी नहीं है, सुझाव की कमी नहीं है, प्रशासनिक कमी नहीं है। तो भाई विवेक भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आपको एक बात बता देता हूँ, बिहार इलेक्शन के अंदर मोदी जी ने कहा था कनपट्टी पे कट्टा, मुझे लगता है वही कनपट्टी पे कट्टा उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर रखा था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से 94% की स्ट्राइक से बिहार की इलेक्शन जीता था। और अब वही कट्टा इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ को ऊपर रख दिया है। 27 लोगों की मौत हो चुकी है आज भाई, और उनके जो बहुत गंभीर मामला है जिसके ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही चुनाव आयोग इसके ऊपर जवाब दे रही है। तो मैं आप विवेक भाई आपसे पूछना चाहूंगा, 27 लोगों का किसका कसूर है, चुनाव आयोग का या भारतीय जनता पार्टी का? आप बताइए, वो दबाव किसके दबाव में उन्होंने जान आत्महत्या की? ठीक, मैं दीपचंद जी, मैं आऊंगा आपके सवाल का जवाब भी लूंगा विवेक जी से, लेकिन इस बीच मोनिका शर्मा हमारे साथ है। मोनिका शर्मा जी, अब एक सवाल और जन्म ले रहा है। जो चीज बिहार में हमने देखा कितनी आसानी से हो गई एसआईआर प्रक्रिया, वो यूपी में आकर हम देख रहे हैं कि आखिर उसमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि एक्सटेंड करना पड़ रहा है, बीएलओ की कमी हुई तो लेखपाल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वेतन की बढ़ोतरी, दोहरा वेतन देना पड़ रहा है, कई जगहों पर बीएलओ की मौत की खबरें भी देखने को मिल रही है। ये तमाम जो चीज़ें जो बिहार में इतनी आसानी से हो गया, वो यूपी में आने के बाद इतना समय क्यों ले रही है, इतना टफ क्यों होती जा रही है? किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का जो सहयोग मिलना चाहिए जिस लेवल पे, वो नहीं मिल रहा है। ये डेफिनेटली एक अच्छा कदम है इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया है, पर मेरे हिसाब से भी ये समय थोड़ा सा अपर्याप्त है। यहाँ पे जल्दबाजी जो हो रही है और जो भी बीएलओस के साथ मतलब उनकी मृत्यु हुई, जो भी घटना है वो बहुत दुखद है। तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। और एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, तो उन्होंने अगर समय सीमा बढ़ाई है तो अच्छा किया है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस चीज को ध्यान दिया जाता है कि भाई हमारा जो भी शासन है, जो भी शासन में नियम बदले जा रहे हैं या कुछ अगर सुधार किए जा रहे हैं, शुद्धिकरण किए जा रहे हैं, तो वो जनता की भलाई के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ विपक्षी पार्टियों को ये लग रहा था कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के साथ मतलब मिलके कुछ काम कर रहे हैं, या मे बी वहां के कुछ संस्था में ऐसे सदस्य हैं जो शायद बीजेपी का सपोर्ट ऐसा कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने ये एक बहुत अच्छी पहल दिखाई। उन्होंने ये कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की कि नहीं, हम सभी पार्टियों को सुन रहे हैं, क्योंकि हम देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियां हमारे देश की जनता का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन वहां पे शायद बिहार में मुझे लगता है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिल गया होगा, तो इतना हो हल्ला नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा असंतोष व्याप्त है। यहाँ पे चुनाव भी क्योंकि आने वाले हैं, तो राजनीतिक पार्टियां, सभी पार्टियां अपने अपने वोटर्स को लुभाना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि ये सरकार की नाकामयाबी है। अगर ये सरकार यहाँ पे इस प्रोसेस को अच्छे से नहीं करवा पा रही है तो आपका कैसे ध्यान रखेगी अच्छे से, क्योंकि वहां पे तो चुनाव के बहुत करीब में हुई थी आरएस ये प्रक्रिया, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा समय है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मतलब वोटर्स तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि इस तरीके से हमारे वोट यही मोनिका सवाल, मोनिका जी सवाल यही है, वो तो बहुत करीब हुई थी तो आसानी से हो गई, यहां तो अभी चुनाव बहुत दूर है, समय है, तो इतनी हड़बड़ी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? हाँ, तभी मैंने कहा कि इनको समय सीमा जो इन्होंने बढ़ाई है ये थोड़ी सी अपर्याप्त है, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, जल्दबाजी में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए वहां पे चुनाव पास थे बिहार में आरएस, तो लोगों के अंदर भी शायद थोड़ा सा कमिटमेंट ज्यादा था कि वोट आने वाले हैं, हम तुरंत जल्दी जल्दी सारी चीजें करवा लें, हमको वोट डालने हैं, फटाफट करवा लें। और थोड़ा सा लोगों में आ ही जाता है आलस, अरे अभी 2 साल बाद है, करवा लेंगे, अभी तो इतना समय है, क्यों कर रहा है। तो लोग भी उतना कमिटमेंट अच्छे से नहीं दिखा रहे हैं। और बीएलओ ने के पास अगर डेडलाइन है इलेक्शन कमीशन
की तो वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वो स्ट्रेस आ रहा है कि उनको, और उधर से राजनीतिक पार्टियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। चुनाव के करीब होने से वहां की जनता ने सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे वो जनता और पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ने उतना प्रेशर नहीं क्रिएट किया होगा या नकारात्मकता नहीं फैलाई होगी जितनी नकारात्मकता अब कहीं जाने तो अनजाने मोनिका जी फैलाई का जा रही कहना है कि क्योंकि मुझे जितनी लग रहा है कि वोट की राजनीति ज्यादा नकारात्मकता है यहाँ विपक्ष पे। साफ तौर पे फैला रहा है, जिसकी वजह से जो है क्या नाम है डिले और देरी हो रही है। फिलहाल इस पर भी सवाल का जवाब जरूर लेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समय सीमा पर राज सियासत जोरदार, इस पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया की डेडलाइन को 7 दिन आगे बढ़ा दिया गया। इसको लेकर तमाम तरह की अपनी अपनी प्रतिक्रिया हैं, अपनी अपनी राय हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको बता दें एसआईआर प्रक्रिया को याचिकाएं पड़ी हुई, जिस पर सुनवाई साफ तौर पे हो रही है। लेकिन इन सब के बीच बांदा से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, जमीनी स्तर पर चलते समझने की कोशिश करते हैं। भगत, जिस तरह की बात साफ तौर पे की जा रही है, जमीनी स्तर पर क्या आप देख रहे हैं कि लोगों के घर, अगर मान लीजिए कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि भाई 7 लोग हैं, 5 फॉर्म पहुंचे, 2 नहीं पहुंच पाए, कई जगहों पर एक ही घर में अलग अलग जिसे कह सकते हैं कि बीएलओ पहुंच रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या जमीन पर बीएलओ के सामने किस तरह की दिक्कत आ रही है? क्या ये प्रक्रिया दबाव में साफ तौर पे की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, सबसे बड़ा सवाल यहां पे, जैसा कि मैंने आपसे सुना कि एक शख्स थे, वो ये बात कह रहे थे कि भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, और गांव ग्रामीण इलाकों में परिवेश में जो लोग नहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको तो फिर और समस्या का सामना करना पड़े। उसके निदान के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अनम्यूट करें भगत, अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलें भगत। अरे मैं आपको बता दूं कि आज हमने जो फील्ड पे जाकर के देखा, ग्राउंड जीरो पर जाके देखा, समस्या बहुत बढ़िया है। कारण यह है कि आप जिस मोहल्ले का बीएलओ है, उस मोहल्ले में जितने भी संख्या है, अब उसमें आधी संख्या या तो बाहर चली गई है, कमाने चली गई है, या लोगों ने मोहल्ला चेंज कर दिया है। कुछ लोग किराए में रहते थे, अब उन्होंने चेंज कर दिया है। ऐसे में बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जिनका नाम खोजे नहीं मिल रहा है। ऐसे में बीएलओ के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, ये दबाव आ रहा है कि कैसे भी करके इनको खोजे। आखिर बीएलओ खोजेगा कहाँ? उसी मोहल्ले में खोजेगा, या मोहल्ले में गलत से पहले से नया मकान नंबर भर दिए गए हैं। कुछ तो ऐसे है कि मकान दूसरे का, नाम पड़ोसी का, और जिसका मकान है उसका नाम ही नहीं है। ऐसी स्थितियां बन रही है। ऐसे में बीएलओ, आज जब हम बात कर रहे थे, मेरे पास से मैंने रिकॉर्ड भी किया था कि बीएलओ को जो अधिकारी है वो धमका रहे थे कि अगर शाम तक 300 फॉर्म नहीं भरा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। महिला बीएलओ है, अब उसका परिवार में खाना भी बनाएगी, घर में सुबह बच्चों को बना के खिला के भी निकलेगी, और सुबह 6 बजे तो नहीं निकल सकती है, या रात में जाएगी तो काम करने के बाद खाना बनाएगी, फिर फार्म भरेगी। फार्म को जो भरने का और दबाव ये बनाया जा रहा है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ये गलत बात है। दूसरी चीज, अगर आपके पास पूरा डाटा नहीं है तो जल्दबाजी में आप नाम लिख करके, डिटेल भर करके उसको भर के आप फीड कर दीजिए। जब उसमें नोटिस पहुंचेगी तो जवाब देंगे, यानी उसको फिर से एक बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर यही समय रहते सारी चीजें कर ली जाएं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को नोटिस जाएगी। या अब स्थिति यहाँ ये आती है कि जो लोग 2003 में यहाँ मतदाता नहीं थे, या जिन लोगों की शादी 2003 के बाद हुई है, अब उनके ससुराल से डाटा मंगाया जा रहा है, तो ऐसे में डाटा आने में समय लग रहा है, ये लोग प्रेशर बना रहे हैं, तो मतदाता भी काफी परेशान है, क्योंकि बीएलओ उन पर दबाव बना रहा है, आप मंगाइए कराइए, नहीं आपका नाम कट जाएगा।
अब उनको ये लग रहा है कि नाम ठीक कर जाएगा, ठीक है मेरी भगत नागरिकता मैं चली आपके जाएगी। पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, बादा से जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं, तमाम जगहों से हमारे संवाददाता हैं, ये देखने को साफ तौर पर मिल रहा है, दबाव, प्रेशर, कार्रवाई, FIR, मौतें, आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? सवाल ये है, जैसा कि मैंने कहा कि जब बिहार में इतनी आसानी से ये प्रक्रिया हो गई, तो यहां पर इतनी ज्यादा हड़बड़ी क्यों हो रही है? ये सवाल एक जन्म ले रहा है। बताएं विवेक जी। आरिफ साहब, मैं इसी बात का जवाब देना चाह रहा था, मैंने आपसे समय मांगा जी, समय दे रहा जब बिहार में प्रक्रिया हो रही थी, विपक्ष कह रहा था कि साहब अभी चुनाव से पहले क्या जरूरत है, हूं। इतनी जल्दी क्या है, चुनाव बाद करा लेते। अब चुनाव से पहले हो रहा तो कह रहे साहब इतना पहले कराने की क्या जरूरत है। दोनों बातें आपके सामने हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार, आपने वो उन चीजों को भी हाँ, देख रहे हैं विवेक जी। तो विपक्ष के किंतु परंतु से विपक्ष का पीछा नहीं छूट रहा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ विवेक जी, अपनी बात को पूरा करें, मैं समय दे रहा हूं, अपनी बात को पूरा करें। बिहार में जब SIR हो रहा था, विपक्ष कह रहा था साहब चुनाव के इतना जल्दी कराने की क्या जरूरत है, पहले कराने की क्या जरूरत है। तो हम लोगों ने कितने बार तर्क दिए कि भाई आप घर को साफ सुथरा दिवाली से पहले कराते हैं कि दिवाली के बाद कराते हैं। त्योहार राजनीतिक दलों के लिए चुनाव त्योहार की तरह होता है, तो उसके पहले मतदाता सूची को शुद्ध करना आवश्यक, उसके बाद करके क्या करेंगे। अब आज अगर पहले हो रहा है तो भी विपक्ष को दिक्कत है। मतलब विपक्ष का हाल ये है कि चित भी मेरी, पत भी मेरी, ऊँट मेरे बाप का। अरे भाई, चुनाव आयोग अगर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है, शुद्धिकरण कर रहा है, ये साधुवाद का काम है, इसमें सहयोग दे सकते हो तो सहयोग दीजिए, उसमें अड़ंगेबाजी करने वाली कौन सी बात है। एक चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में जो दिक्कतें आ रही है, उत्तर प्रदेश सबसे सघन आबादी वाला राज्य है। सबसे बड़ी विधानसभा मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की संख्या वाली विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। इससे बड़ी विधानसभा तो ज्यादा देना चाहिए। नहीं भगत एक मिनट रुकिए। भगत, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, किसी भी सरकारी कार्य का डेडलाइन अगर सरकार ना दे तो ये पंचवर्षीय योजना नहीं है भगत सिंह जी कि आप करते रहिए, जिंदगी भर चलता रहेगा। कुछ ना कुछ सरकार को एक डेडलाइन देनी पड़ती है। उसमें अगर सरकार ने महसूस किया कि नहीं डेडलाइन तक नहीं काम हो पा रहा है, तो सरकार ने अपनी सुविधा अनुसार, मैंने चुनाव आयोग ने अपनी सुविधा अनुसार हफ्ते भर का समय बढ़ाया है, उसका भी हम स्वागत करना चाहिए। तो ये तो सरकारी काम है। सरकार ये नहीं करते करते रहो जिंदगी भर तुम बताते सूची बनाते रहना। भाई कहीं तो आपको एक डेडलाइन तय करनी पड़ेगी। तो चुनाव आयोग ने तय किया था। अगर चुनाव आयोग को लग रहा कि समय सीमा में काम अपूर्ण रह जाएगा तो उसने समय बढ़ाया है। इसमें इतनी हाई तौबा वाली कौन सी बात है। ठीक, मुमताज आलम जवाब दें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो और भगत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। जी मुमताज आलम बोले। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, बार बार एक ही बात कहे जा रहे हैं, और पिछली बार भी इन्होंने बात कही थी कि वोटर लिस्ट में घुसपैठिए घुस चुके हैं। यही बात इन्होंने बिहार के चुनाव में भी कही थी। एक तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार में कितने घुसपैठिए आपने पकड़े, और अगर घुसपैठिए इस देश में और प्रदेश में घुस रहे हैं तो सरकार तो आपकी है। ये आपकी सरासर नाकामी है कि इतने सारे घुसपैठी कैसे घुस रहे हैं। इन्हें मैं बता दूं, इन्हें मालूम भी होगा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं को, BLO ने लगभग एक हफ्ते बाद वो गणना फार्म बांटने शुरू किए थे। एक हफ्ते बाद, कम से कम एक हफ्ते बाद। और इनके अधिकारी लगातार BLO पे डेली दबाव बनाते हैं कि आज इतना डाटा कर दीजिए, आज इतना डाटा कर दीजिए। जो लोग फार्म जमा नहीं कर रहे उन्हें शिफ्टेड दिखा दीजिए। ये बिल्कुल सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी को तो पता है कि वोट काटनी है हमें दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड की, जो इनसे नाराज भी हैं, जो इन्हें सरकार में देखना भी नहीं चाहते। तो इनकी मंशा तो सिर्फ वोट चोरी है। आज ये लोग अपनी जान दे रहे हैं। ठीक है मुमताज आलम, अब इसका जवाब ले लेते हैं। विवेक जी कुछ कहना है, विवेक जी जवाब दें। आरिफ साहब, ये जो आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ पे कहते हैं कि BLO के ऊपर दबाव है, शिफ्टेड कर दीजिए, एक तरफ कह रहे हैं कि BLO को डाटा भर के देने का दबाव है। दोनों विरोधाभासी बातें स्वयं कर रहे हैं। ये चीजें संभव नहीं। या तो डाटा हम मांग सकते हैं या शिफ्ट करने की बात कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, ये खैरख्वाह बन रहे हैं दलितों के, OBC के,
ओबीसी और दलित इनके साथ कितना, ये बिहार चुनाव के बाद भी अगर इनका ज्ञानवर्धन नहीं हुआ तो 2027 में यहाँ भी हो जाएगा। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश जनता ने किया है, गुमराह मत होइए, 27 में भी फैसला हो जाएगा। फिलहाल जो भी अभी अपनी ऊर्जा मतदाता सूची के पुनरीक्षण में लगाइए। आपने कहा कि बिहार में कितने घुसपैठिए थे, 62 लाख वोट कटने का आप आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि 15 आदमी खड़ा कर दीजिए जो मतदाता सूची में कहते हो कि मेरा नाम नहीं, हमारे पास बेड करके 5 मतदाता खड़ा ना कर सका सुप्रीम कोर्ट में, क्या बात करेंगे आप? दीपचंद राठौर जी इस पे जवाब दें। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कही गई कि आप जब ये आरोप लगा रहे हैं, और एक सवाल यहां पर यह उठ रहा है विपक्ष के लिए, क्या विपक्ष एसआईआर को लेकर गुमराह कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रक्रिया में सवालिया निशान उठाकर और तमाम चीजों को लेकर? भाई अगर आपको समस्या है, दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें, सबूत रखें, चीजें रखें, सुनवाई होगी, क्यों नहीं होगी? है दाखिल, सुनवाई चल रही, 26 नवंबर डेट लगी थी, फिर 1 दिसंबर लगी हुई है। दीपचंद राठौर जी बोले, दीपचंद राठौर जी जवाब दें। आदरणीय आदित्य जी, मैंने आपके पहले व्यक्तित्व में क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्यों उछल रही है? कारण यही है कि वोट चोरी कर रहे हैं। अरे ये काम तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों चल रही है? आप तो हमारे शुरू बढ़ाइए ना, 7 महीने गई, 6 महीने बढ़ाइए, एक दिन क्यों बीएलओ की अच्छा हो रही है? बताइए इसका जवाब। आप एक शब्द नहीं बोले, चुनाव आयोग भी एक शब्द नहीं बोल रहा है, और आप कह रहे बिहार इलेक्शन में, अरे भाई साहब बिहार इलेक्शन में 93 स्ट्राइक से आप जीते हो, किस वजह से जीते हो? ईवीएम हैक करके जीते हो। अगर आप बैलेट पेपर पर आ जाओ तो आप हर राज्य में चुनाव हारोगे। विवेक भाई ये गिनती नहीं, दीप जी देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, यहाँ पर हमको नहीं दीप जी, यहाँ पर देखिए मैं एक्सेप्ट, ये बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा दीप जी। जब आप जीत जाते हैं कहीं पर, नहीं देखिए, यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं दीप जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात भी दीप जी सुनिए। जब आप जीत जाते हैं तब आपको दिक्कत कहीं नहीं नजर आती, जब हारते हैं तो हर प्रक्रिया आपको दिक्कत में कटघरे में लाके खड़ा करता है विपक्ष। ये भी है सवाल, ये भी बात है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही तो बात है, जब भारतीय जनता पार्टी से जवाब पूछे तो कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी उनका सपोर्ट दे रहे हैं। यही तो दिक्कत है, यही तो रोना हो रहा है इस चीज का। आज मैंने विवेक जी से आप मीडिया पर जो नहीं सुनिए सर, दीप जी सुनिए, क्या भाई जनादेश आप ना ला पाओ, जनता का दिल आप ना जीत पाओ, मुद्दों को आप ना उठा पाओ, और आप ठीकरा किसी और पे फोड़ो तो ये भी नहीं सही। दीप जी गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो घुसपैठे कहां से? ठीक, चलिए आपकी बात आ गई, जवाब इस पर ले लेते हैं। विवेक जी जवाब दे, फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं मोनिका जी आपके पास। देखिए मैं इनकी सारी बातों का जवाब दूंगा। आरिफ साहब कहिएगा थोड़ा सा ध्यान से मुझको समय देके सुनेंगे। ठीक है। इन्होंने कहा घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? घुसपैठिए देश में आरिफ साहब आज से नहीं आ रहे हैं, देश की आजादी के बाद से लगातार आ रहे हैं। हमारी सरकार ने बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर किया। ममता जी के भी पेट में दर्द हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब के भी पेट में दर्द हुआ। आपको स्वयं मालूम है कि हमारे, अब आप सुनते रहिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप विचलित मत होइए। सीमावर्ती स्थितियां हमारी इतनी दुरूह है, कहीं जंगल, कहीं समुन्द्र, कहीं टापू, और उसका लाभ उठा के अगर घुसपैठिए घुसते हैं तो उसके लिए अगर हमने दायरा बढ़ाया था 15 से 50 का, तो दोनों पेट में दर्द हो गया। और घुसपैठिए कोई आज से नहीं आ रहे। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों से दस्तावेज बनवा करके वो पूरे भारत में फैल रहे हैं। ये कोई समस्या नहीं है प्रदेश की। आप सुनते जाइए, मित्र सुनते जाइए, नहीं आ रहे हैं, सुनते जाइए। प्रधानमंत्री स्वाधीन मन से बोलता है घुसपैठे आ रहे हैं, जो आप ही के अंदर फर्क है। भाई आप जवाब नहीं लेना चाहते, मैं आऊंगा जवाब लेने, आपके पास जवाब नहीं लेना चाहते। आप देखिए बात ऐसी, सारी बातें जवाब दे रहा हूँ। नहीं दीपचंद जी, आरिफ साहब ने मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा कोई चिल्लम चिल्ली। मैं चाहता हूँ कि सही तरीके की बात निकले। हाँ, सही तरीके निवेदन करिए कि आपकी डिबेट के जब मैं आपको मौका
जब और मैं हम आपको विस्तार मौका से दूंगा इनकी बातों बोलिए, का जवाब दे मैं पाएं। आपको भी समय दूंगा, पूरा अगर ये बोलिए। लेना चाहते हैं, आप झूठ बोलेंगे हम सुनते रहेंगे, ये भी नहीं होगा विवेक भाई। अब अगर आप ऐसी भाषा में अगर सुनना अगर चाहते हैं अगर तो मैं दीप जी वो कहूंगा झूठ बोल रहे हैं, अगर वो झूठ बोलेंगे तो मैं सच बोलने का मौका आपको दूंगा भाई। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो मैं सच बोलने का मौका दूंगा। आरिफ साहब, तो धैर्य इनकी रख लीजिए। बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो उसको पकड़ने के लिए आप बैठे हैं बैठे हुए। पत्रकार के सही हैसियत बात से। है, सही बात। कोई आप आज के पत्रकार नहीं, आपका लंबा पत्रकारी जीवन है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप तो पकड़ लेंगे ना, उसको पकड़ने के लिए आप टाइम ले बैठे हैं, एंकर आप हैं। ठीक, ये थोड़ी कह सकते। और रही बात, अगर घुसपैठिए और जो बातें कहना चाह रहे, अगर मैं इनकी भाषा में इनको जवाब दे दूंगा तब ये विचलित हो जाएंगे। सबसे बड़ी घुसपैठिया तो सोनिया गांधी जी है। नागरिकता बाद मिलनी, वोट पहले डाली है जवाब इनके पास बोलने का है जवाब। सोनिया गांधी वोट पहले डाली है, देश की नागरिकता बाद मिलनी है। क्या जवाब देश को आपका? क्या देश को जवाब दोगे आप? एक मिनट में ये ध्यान रख लेना। क्या देश को जवाब दोगे आप? विवेक जी, सोनिया गांधी ने बताओ कि पहला मतदान भारत में किस तारीख को किया, सुनिए और नागरिकता भारत में किस तारीख को विवेक जी, विवेक जी ठीक, विवेक जी जिस भाषा में आप बात कर रहे हो विवेक उस जी, भाषा विवेक में जी मैं आपको जवाब दे रहा एक हूं। मिनट रुक जाए, क्यों विचलित हो गए? एक मिनट। दीपचंद राठौर जी, मैं आऊंगा, मोनिका जी के पास जाता हूं। सोनिया मोनिका, गांधी ने देश की नागरिकता किस तारीख को ली और पहला मतदान किस तारीख को किया है? बता दो देश को, हमारा विचारवर्धन हो जाएगा। चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री जब दुर्भाग्य के ऐसे प्रवक्ता हमारे सामने वो संविधान की कृपा से, तुम्हारी कृपा से नहीं है। नहीं, ये तरीका ठीक है, ये तरीका के आशीर्वाद से संविधान के तहत है। वो कांग्रेस अगर आप किसी पर भी नरेंद्र मोदी जी बड़ा आरोप लगा तो मैं कहूंगा तथ्यात्मक होंगे। मैं आता हूँ, मैं विवेक जी आता हूँ। मोनिका शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? मोनिका जी क्या कहेंगे? मोनिका जी ठीक है। दीपेन जी मैं आता हूँ, दीपेन जी मैं आता हूँ, दीपेन जी आता हूँ। ठीक है दीपेन जी, मुझे जवाब देने नहीं विवेक दिया। जी एक मिनट रुक जाए, विवेक जी एक मिनट रुक जाए। मोनिका जी आप क्या कहेंगे? मोनिका जी ठीक है, मोनिका जी आप क्या कहेंगे? आरिश, मैं यही कहूंगी जो आप कह रहे थे वो बहुत आप सही बोल रहे थे कि जब भी कुछ पार्टियां चुनाव हारने लगती हैं तो उनको लगता है कि चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की ये बनती है कि वो संवैधानिक प्रक्रिया के ऊपर ऐसे प्रश्न चिन्ह ना उठाएं। जहां पे वोट की बात आती है वो इतने चिंतित नजर आते हैं, पर क्या वो अपने वोटर्स को सहयोग करने के लिए कितना आगे काम कर रहे हैं वो इस पे बात कर सकते हैं कि चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये बात की बात है, पर वो क्या अपने वोटर्स को सहयोग कर रहे हैं? जनता ये भी देख रही है ना, क्योंकि वो केवल भ्रम की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, डर की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्या वो सारी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं दे सकती? बीएलओ का, इलेक्शन कमीशन ने जो समय सीमा बढ़ाई है वो कम है, मेरे हिसाब से कम है, थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए, ये मैं पर्सनली मानती हूँ। और माइग्रेंट्स की समस्या किस देश में नहीं है आरिश? आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, कनाडा में भी है। तो माइग्रेंट्स आ जाते हैं, तो माइग्रेंट्स के आने से हमारे देश के जो नागरिक है उनका हक मरता है, उनका रोजगार छिनता है, कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो माइग्रेंट्स को डेफिनेटली हमारे कंट्री से निकाला जाना चाहिए, उसका भी मैं समर्थन करती हूँ। लेकिन राजनीतिक पार्टी इस एसआईआर जैसी प्रक्रिया का केवल राजनीतिकरण कर रही है अपने वोटिंग के बेनिफिट्स के लिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इनके अंदर कोई भी जनता के लिए सच में दर्द है या जनता के लिए ये सहयोग करना चाहते हैं। तो अगर ये जनता के लिए सहयोग करें, ये माने कि हमारे देश के हित में, हमारे देशवासियों के हित में, तो इतना राजनीतिक नाकरण करके उसका कुछ एक अच्छा हल निकाला जा सकता है। और जो आप बोल रहे थे, आपने सही बोला कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहां पे आप याचिका दायर करो, आप उसके लिए कुछ करो। केवल भाजपा को टारगेट करने से या भाजपा केवल कांग्रेस और सपा पे बोलती रहे कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे, इस तरीके से तो हम अपने देश के नागरिकों को क्या दिखा रहे हैं कि हमारा ही संविधान में विश्वास नहीं है। जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य जो हैं वही नहीं दिखाएंगे कि हमारा संविधान में विश्वास है, हमारा चुनाव आयोग में विश्वास है, तो फिर आम जनता के ऊपर तो एक गलत संदेश जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को संविधान का, संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण कराने में सहयोग करना चाहिए। ठीक, मैं मुमताज आलम जी बहुत ज्यादा गहराई में, बहुत पीछे जाना नहीं चाहता। मेरा सीधा सवाल विपक्ष से, समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से यही है, जो बात मैंने पहले भी कही कि जब हित में आपके चीजें होती हैं तो आपको सब पे भरोसा है,
लेकिन जब हित में नहीं होता है तो आपको हर चीज पे सवाल है। इसको लेकर क्या कहें? हमने पिछले के भी चुनाव देखे जहां समाजवादी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर फिर आपने कभी चुनाव आयोग को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं बोला या बयान नहीं आए। लेकिन जहां पर चीजें अपने पक्ष में नहीं होती तो सिस्टम से लेकर चुनाव आयोग तक सब पे सवाल उठाया जाता है, और आगे जब चुनाव होते हैं तो उस प्रक्रिया में आप शामिल भी होते हैं। ये नहीं कि उसको पहले जाकर कोर्ट में दलीलों के आधार पर, सबूतों के आधार पर पहले क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो कंफ्यूजिंग स्थिति है, इसको किस तरह से देखें हम? आरिश भाई, एक राजा की जान तोते में थी, और जब हम भी तोते की गर्दन को पकड़ते थे तो राजा तड़पता था। आज इस देश के अंदर वही हालात बन चुके हैं। आज किस तरीके से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का इन्होंने नाश लगा दिया है, और जब हम एक राजनीतिक दल होने के नाते जो हमारा अधिकार है, हम चुनाव आयोग के कार्यशैली पे उंगली उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है? ये दर्द होने का मतलब है कहीं ना कहीं इनकी गड़बड़ है, कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। जबकि लोकतंत्र के अंदर तो हमारा हक है, अगर हम शक और शुबा जाहिर कर रहे हैं किसी बात पर, तो चुनाव आयोग का हक बनता है कि हमारी बात को सुने और हमारी बात पे गौर करें। मुमताज आलम जी, विवेक जी ने कहा कि भाई आपको जब कह रहे हैं कि दर्द है बीजेपी के, तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास सबूत अगर है तो भाई सुप्रीम कोर्ट में दे आइए। अगर बिहार चुनाव में वोट कटे हैं तो कोई डेटा दे के जाइए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को 11वां दस्तावेज माना नहीं माना, ये इनकी सबसे बड़ी हार थी नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, तो जन्म तिथि का प्रमाण क्या होगा? अगर जन्म तिथि का प्रमाण नहीं, आप गलत जा रहे हैं मुमताज। मैं ये कह रहा हूं, आप मानते हैं बिहार के चुनाव में बड़े पैमाने पर, जैसा कि बिग डेटा बताया कि बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में वोट काटे गए, आप ये मानते हैं? बिल्कुल। कितने वोट काटे गए? कितने लाख? 60-62 लाख वोट काटे गए। 60-62 लाख। कोई डेटा आप रख सकते हैं इसको लेकर? कुछ रख सकते हैं, कहीं पर रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने या चैनल पे हमारे? कुछ बता सकते हैं इसको लेकर कोई नाम? लगातार लोगों को पेश भी किए जिनकी वोट थी, जिन्होंने 2024 की लोकसभा चुनाव में वोट डाली थी और उन्हें गणना पत्र नहीं मिला। ऐसे ना जाने कितने लोग पेश किए गए थे जिन लोगों। अरे आपने इतनी बड़ी 60-62 लाख सर, 60-62 लाख मुमताज जी बताए। मैं कह रहा हूं कि आप उसमें से 1000-2000 लोग ले आइए। और मैं उत्तर प्रदेश में आपको नजीर पेश कर रहा हूं, जिन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाली थी उनके गणना पत्र नहीं आए। हजारों लोग हैं जिन्हें कई सौ लोगों को मैं भी जानता हूं। तो आरिश भाई, भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत है। हम जब चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द मैं आऊंगा विवेक जी, आपके पास भी आऊंगा। दीपचंद जी, आपके हिसाब से बिहार में SIR प्रक्रिया में कितने लाख वोट कटे? आपको क्या लगता है कितने लाख वोट कटे? देखिए आदि भाई, हमारे माननीय राहुल नेता जी ने बताया था कि कितने वोट कटे हैं, जो सभी टीवी चैनलों पर चला था, सभी ने देखा भी था। तो मेरे मुंह से बताना हमारे देश के नेता ने बताया, उसमें क्या करेगा आप बताइए, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि इंद्रजीत बेरुआ की जजमेंट थी जिसमें साफ साफ लिखा है कि नागरिकता साबित करना वर्जन स्टेट का होता है, वोटर का नहीं होता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि कंपट्टी पे जो कट्टा रखा गया है, इसमें 70 लोगों कहीं ना कहीं इसको दबाव डाला गया था, जिसकी वजह से जान गई। दूसरी बात मैं विवेक भाई से पूछना चाहूंगा कि सिटीजन वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, ऐसा इन्हें अपने हाथ में क्यों ले रखा है, यही बता दीजिए आप। चलो बताइए आप। हमारे देश के नेता तो राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है, सभी चैनलों में चला, सभी आप देख लीजिए कितने वोट चोरी, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, बिहार में चोरी हुई है। उससे पहले हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने साफ कहा था कि वोट चोरी हो रही है, दम है तो बैलेट पेपर में चुनाव करा के देख लीजिए। मेरा सवाल दीपचंद जी ये है, जब आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है या नहीं? हाँ या ना में जवाब। आज देखो, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था पे भरोसा है, लेकिन जब हम चुनाव आयोग के अंदर चुनाव आयोग से कोई सवाल या जवाब या कोई उनसे पूछताछ करते हैं तो हमारा कहना मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी उछल क्यों आती है, वो विपक्ष के साथ क्यों खड़ी नहीं होती। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, अभी मैं 1 to 1 बात कर रहा हूँ आपसे कि आपको है या नहीं। 6 मिनट टाइम दे दीजिए। देखिए दीपचंद जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी को ला ही नहीं रहा हूं, अभी मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं है या नहीं है आपको, हाँ या ना में सीधा जवाब दे दीजिए।
देखिए मैंने आपको क्या कहा कि संवैधानिक संस्था का हमें भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के बाद से चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई, चाहे चुनाव आयोग है, अब ये जब से ये भारतीय जनता अब पार्टी सर ने ये जब से कहीं ना कहीं का जो मसला है, नहीं देखिए दीपचंद जी, दीपचंद जी, नहीं सुनिए तो सुनिए दीपचंद जी, कहीं ना नहीं सुनिए, कहीं ना कहीं का जो मसला है आपने जो बताया, ये कैसे सुलझाएंगे आप? ये कहाँ पे सुलझाएंगे आप बताइए? कहाँ पे सुलझाएंगे इसको? कहीं ना कहीं का जो मसला है सर, इसको सुलझाएंगे कहाँ पे? अरे भाई हम तो जो मांग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनसे वोट मत कराइए, बैलेट पेपर से कराइए ना। कहाँ तकलीफ आ रही है? चुनाव आयोग बोले बैलेट पेपर से कराइए, जो चोरी होती है। आप समझ नहीं रहे कहाँ पे मैं ले आना चाहता हूँ, आप वहां जाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बैलेट पेपर पे आ गए। भाई कहीं ना कहीं मसले को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट के पास आप दलीलें रखेंगे, भाई फैसला आएगा आपके पक्ष में। भाई सबसे सर्वोच्च तो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका है कि नहीं है? चल मैं कोर्ट में डाले तो भाजपा पार्टी लोग क्या कहेंगे? कोर्ट में चल रही है, पिटीशन चल रही है, जवाब कोर्ट वाले देंगे। आज जब सवाल इनसे पूछे बात होती है तो कोर्ट का नाम ले लेंगे। तो फिर आप बताइए ना हरी भाई, अगर हम विपक्ष वाले कोई चीज को उठा रहे हैं तो इनकी पेट में दर्द क्यों होता है हर बार? किसी और पार्टी के दर्द नहीं होता है। ठीक, विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो बात कही जा रही है, ये जो बात दीपचंद राठौर जी कह रहे हैं कि जब जब हम किसी मुद्दे को उठाते हैं, विपक्ष खासकर सत्ता पक्ष ऐसे डिफेंड करता है जैसे लगता है कि चुनाव आयोग के पीछे वो खड़ा हुआ है, ईडी के पीछे वो खड़ा है, सीबीआई के पीछे वो खड़ा है, मतलब हर चीज के पीछे वो, ऐसे आप डिफेंड करते हैं। ये सवाल जो आ रहा, क्या कहेंगे विवेक जी, इस पर जवाब दें। देखिए आरिफ साहब, जिसको चुनाव आयोग से सीधे प्रश्न करना है वो चुनाव आयोग से समय लेकर के जाके अपनी शंका का समाधान कर सकता है। जैसे टीएमसी वाले, जहां तक मेरी जानकारी, कल मिलने गए थे, वहां से भी आपको ना अगर ज्ञानवर्धन हो आपका, तो आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट है, अपने दस्तावेज अपना के विरुद्ध उसका ज्ञान लेगा सुप्रीम कोर्ट, तो आपके पास सारे मंच है। लेकिन जब आप राजनीतिक डिबेट में इस तरह का विषय उठाते जहां सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उपस्थित है और संवैधानिक संस्थाओं को आप प्रश्न के दायरे में लाएंगे, तो वहां उत्तर देना हमारी जिम्मेदारी होती है। हम राहुल गांधी नहीं जो विदेश में भी जाकर के भारत की संवैधानिक संस्थाओं के मर्यादा का हनन करें। अगर आप इस तरह का प्रश्न उठाएंगे तो हम आपको जवाब देंगे। जवाब से संतुष्ट होना ना होना ये आपका विषय है, लेकिन पक्ष तो हम रखेंगे। अब आ जाइए विषय, ये बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर हमें कहीं भरोसा कहीं नहीं भरोसा। अभी ये खुल के अभी कह रहे हैं कि साहब मतपत्र से कराइए। जिस समय मतपत्र से होता था, लोग मत पेटियों में लफंका करते थे, कोई स्याही डाल देता था, कोई लेके भाग जाता था, कोई लूट लेता था। बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत कांग्रेस शासन में 1962 में हुई थी बिहार में, सबको मालूम। इतिहास फिर से बताऊं, ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। गंगा कलकत्ते से बनारस नहीं जाती। देश आज इलेक्ट्रॉनिक युग में आ चुका है। अब ये फिर चाहते हैं कि 5 दिन मतगणना हो, फिर लाइट चली जाए, फिर मतपत्र फाड़े जाए, फिर कई स्याही लगा के, जैसे अम्बेडकर जी को 14,000 से हरा दिए तो 64,000 मत उनके इनवैलिड करा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, वैसी घटनाओं को फिर देश में दोहराना चाहते हैं। तो अब उस दुनिया से, उस समय से देश बहुत आगे आ चुका दीपचंद जी, ये बात आपको समझनी होगी। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर का 64,000 मत अवैध घोषित नहीं करा पाएंगे। अब ईवीएम से चुनाव हो रहा है, उसमें क्या सुधार चाहते हैं, उस पर दिमाग लगाइए, उस पर चर्चा करिए। गंगा कलकत्ते से बनारस नहीं जाती, धारा पीछे नहीं जाती, देश बहुत आगे आ चुका है। एक चीज। दूसरी चीज जो आपको बार बार कष्ट होता है कि यार को लेकर के आपको कष्ट है, आपको वोट कटने को लेकर कष्ट है। 5 आदमी तो आप सुप्रीम कोर्ट में खड़ा ना कर सके। आ जाइए, आपने कहा इलेक्शन कमीशन कौन है नागरिकता तय करने वाला, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं उनको, लेकिन भारत के नागरिकों में से ही मतदाता सूची का निर्माण करना उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है। वो ठीक है, नागरिकता नहीं तय करेंगे, लेकिन भारत के नागरिकों में से। और जो आप बार बार कहना चाह रहे हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया, आरिस भाई आपको याद होगा, एक कभी कुछ साल पहले पिक्चर आई थी जाली LLB 2, उसमें एक कश्मीरी आतंकवादी मथुरा में आके छिप जाता है और वहां से वोटर ID भी बनवाता है और आधार कार्ड भी बनवाता है,
और उसको जब पेश किया जाता है तो लोग कहते साहब उससे ज्यादा सबूत क्या देगा, लेकिन जब वो क्रॉस चेक होता है तो पकड़ा जाता है। हमारा सामना ऐसे लोगों से है कि जो ये सारे दस्तावेज कूट रचित तरीके से बनवाने में सक्षम है। विवेक श्रीवास्तव जी, बात आ गई थोड़ी तक जाकर के आपको वक्त की थोड़ी कमी। दीपचंद जी, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं डिफेंड करने के लिए, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं डिफेंड करने के लिए। बोले दीपचंद राठौड़, विवेक श्रीवास्तव जी की बात पर। देखिए हरी भाई, मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूंगा, जो विवेक भाई ने कहा है मैं उसकी बात को मैं खारिज करता हूँ। पहली बात, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहा था कि अगर चुनाव आयोग 7 दिन के अंदर सभी वोटरों को अगर जोड़ता है तो उनको हम शाबाशी देंगे, धन्यवाद देंगे। और अगर वोट कटेगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे अल्पसंख्यक, उनको अभी तक एडमिशन फार्म ही तक नहीं दिए गए। और यहाँ विवेक भाई कह रहे हैं कि बीएलओ की कमी नहीं है और बीएलओ के अंदर हमारे पास पूरा प्रशासन है, तो भाई 27 लोगों की मौत का तो इन्होंने अभी तक जवाब भी नहीं दिया आपके चैनल में कई बार पूछा इनसे। ठीक है, दूसरी बात, आज जो बीएलओ का दबाव हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है आप बताइए ना। विवेक भाई को बताना चाहिए कि भाई दबाव क्यों हो रहा है। आप तो कह रहे हैं हमारे पास प्रशासन और हर चीज हमारे पास सुख सुविधा पूरी है, तो आज 27 लोगों की जान तो चुनाव आयोग बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, तो विपक्ष क्यों आवाज उठा रहा है? विपक्ष का कहना है दीपचंद जी बात आ गई, दीपचंद जी बात आ गई। मैं चाहूंगा मैं चाहूंगा मुमताज आलम जी का भी फाइनल कमेंट आ जाए। अभी इलेक्शन है नहीं कहीं भी। चलिए ठीक है, मुमताज आलम जी जल्दी से बोलने कम शब्दों। एक तो आपकी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं मोनिका जी ने अभी हमारे देश की तुलना करी थी कनाडा से, अमेरिका से। मोनिका जी, अभी हमारा देश इतना संपन्न नहीं है, 80 करोड़ लोग हम 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम कोई सोने की चिड़िया बन चुके हैं कि पूरी दुनिया हमारे देश में आना चाह रही। आपने कही थी कि हम घुसपैठिए नहीं लाना चाहते देश में, आपके गृह मंत्री ने अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता देने की बात कही थी, नहीं कही थी? आपके गृह मंत्री ने पाकिस्तान के लोगों को बुलाने की बात कही थी, नहीं कही थी? और रही बात फर्जी आधार कार्ड की बात कह रहे हैं, फर्जी तो मार्कशीट भी बन सकती है और फर्जी तो आप लोगों ने डिग्रियां बना रखी हैं। आप अपनी फर्जी डिग्री लेके घूमते हैं तो समझते हैं कि पूरा देश फर्जी आधार कार्ड रखेगा। तो विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं मुमताज आलम जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या चीजें जैसे बैलेट पेपर की बात हुई, ईवीएम एडवांस है, तो क्या एडवांस होना भी जरूरी नहीं है? एडवांस और पिछड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। बात यह है कि राजनीतिक दलों की राय क्या है, अक्सरियत में क्या राय है, उस राय को चुनाव आयोग को सुनना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। ठीक है, चलिए वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज जी, मुमताज आलम जी, दीपचंद राठौड़ जी, मोनिका शर्मा जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय सीमा पर आ रहे, सियासत जोरदार है, लेकिन इन सब के बीच कई सारे सवाल भी मौजूदा वक्त में खड़े हुए हैं कि कम बीएलओ की संख्या और लेखपालों का लगाना, वेतन बढ़ाना, 7 दिन की डेडलाइन को बढ़ाना, आखिर क्या चुनाव आयोग इस 7 दिन की जो डेडलाइन बढ़ाई गई है उसमें अपनी प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा या अभी इसे और एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी? फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।